दोस्तों नमस्कार। अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉई हैं और रेलवे के नियमों की जानकारी रखना पसंद करते हैं, अगर आप किसी विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर कोई डी&AR का कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। अपील रूल 1968, इस रूल में हम टोटल जो जितने रूल दिए हों 31 रूल दिए हों उनके सबके बारे में रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 31 तक हम इस वीडियो में उनके बारे में व्यू लेंगे, उनके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में लेते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में जो दिया हुआ है रहता है दोस्तों, जितने भी 5 रूल दिए गए, चाहे लीव रूल हो, पास रूल हो या कंडक्ट रूल हो, कोई भी रूल अगर देखे जाएंगे तो उसमें जो 1 नंबर जो होता है वो उसका रूल का नाम होता है कि क्या होता है। इस रूल का नाम क्या रहेगा? रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। और ये दूसरा कंडीशन आ जाती है कि कब से इन्फोर्स हुआ। तो ये दोस्तों 1/10/1968 मतलब 1 अक्टूबर 1968 से ये लागू हुआ था। अब इनका पर्पज़ क्या है इस रूल को लाने का? तो इस रूल को लाने का पर्पज़ ये है कि जो कंडक्ट रूल बनाए गए हैं 1968, उन रूल्स का अगर वायलेशन आप करते हैं तो उसके बदले में आपको चार्जशीट इशू की जाती है, जिस रूल का आपने वायलेशन किया उसको मेंशन करते हुए, और उसके अनुसार आपको जो है अपना बचाव पक्ष देना होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उन रूल का वायलेशन करने के अगेंस्ट में अगर आपको चार्जशीट मिली है तो उसका बचाव करने के लिए जो प्रोसीजर दी गई है या उसको लागू करने के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है, उसके लिए 1968 रूल को लाया गया। दूसरा आप समझ लेते हैं कि इसको ज़रूरत क्या है हमको समझने की। तो हमको समझने की ज़रूरत इसलिए है कि दोस्तों हम रेलवे एम्प्लॉई जो भी हैं, जिस भी कैडर में है, चाहे सेफ्टी कैडर नॉन सेफ्टी कैडर, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं डी&AR से कभी ना कभी पूरी ड्यूरिंग सर्विस में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमको जानकारी होना चाहिए। जानकारी होगी तभी आप बचाव कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात होती है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसकी एग्ज़ाम के हिसाब से आपको जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं कि रूल नंबर 2 में डेफिनेशन दी रहती हैं। तो इसमें भी डेफिनेटली डेफिनेशन चलेंगे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होता है, इंक्वायरी ऑफिसर कौन होता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन होता है, बहुत सारी डेफिनेशन है, वो सारी रहेंगी। रूल नंबर 3 में आ जाता है एप्लीकेशन, मतलब किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा। तो मैं क्लियर बताना चाहूँगा दोस्तों कि सारे रेलवे एम्प्लॉय पे ये एप्लीकेबल रहेगा, सिर्फ जो दे रहा हूँ नाम उनको छोड़कर। तो इसमें रहेगा कि कोई भी ऑल मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो यूपीएससी के थ्रू ग्रुप ए ऑफिसर्स आते हैं उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जीएम और अबो लेवल का जो ऑफिसर होगा उसी पर लागू नहीं होगा, बाकी सब पर ही लागू होगा। और आरपीएफ के ऊपर लागू नहीं होता है, ऐसा कोई पर्सन जिसको कि स्पेशल प्रोविजन के अनुसार उसको अलग रखा गया है, उस पर नहीं होगा। और तीसरा होता है कैजुअल लेबर पर, चौथा कैजुअल लेबर पे भी अप्लाई नहीं होता है। और एक स्पेशल प्रोविजन अगर राष्ट्रपति चाहें तो ये किसी को भी उसमें से एक्सक्लूड कर सकती हैं, वहाँ से निकाल सकती है, उसको स्पेशल प्रोविज़न देकर उसको यहाँ से इस रूल से अलग रखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा रूल नंबर 4, अथॉरिटी कंप्टेंट टू प्लेस अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन तो दोस्तों पता ही होगा कि सस्पेंशन जब दिया जाता है तो उसके लिए एक अथॉरिटी होती है जो उसको एम्प्लॉय को सस्पेंशन में रखती है। तो उस अथॉरिटी के बारे में इसमें दिया हुआ है, और इसके लिए शेड्यूल 1, 2, 3 दिए हुए हैं। इन शेड्यूल में दिया हुआ है कि किस एम्प्लॉय के लिए कौन कंपिटेंट अथॉरिटी रहेगा जो उसको सस्पेंशन में रख सकता है या रिवोकेशन कर सकता है। तो ये शेड्यूल हम कभी फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा कि सस्पेंशन। रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि सस्पेंशन का रूल कौन सा है। रूल नंबर 5 में है, याद रखिएगा। एस जैसा बनता है इसी टाइप से 5 बनता है, तो ये भूलने वाली जगह, मतलब भूलना नहीं चीज़ से। जैसा 5 बनता है वैसा ही एस बनता है, एस फॉर सस्पेंशन, एस फॉर 5। इसमें 7 कंडीशंस होती हैं जिसमें एम्प्लॉय को सस्पेंशन में डाला जा सकता है। अलग अलग कंडीशंस हैं उसमें। अगर सभी कंडीशंस को अगर यहाँ देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये सस्पेंशन का चैप्टर ही अगर समझना रहेगा तो काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो 7 कंडीशंस हैं, उसको हम कभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। और इसमें दिया हुआ है कि इंटाइटलमेंट ड्यूरिंग द सस्पेंशन, अगर एम्प्लॉय सस्पेंशन में तो उसके दौरान में उसको क्या क्या की चीज़ के लिए इंटाइटलमेंट रहेगा, मतलब उसको पास मिलेगा नहीं मिलेगा, लीव मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी चीज़ दी हुई है वो इसी रूल में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो जब आप एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो उसको पेमेंट नहीं दी जाती है, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नॉर्मली ये बेसिक मतलब ये 50% होता है इम्यूलेशन का, और उसके बाद डिटेल में बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है
ये ऑप्शनल डिडक्शन कौन कौन से होंगे इसमें से, क्योंकि उस समय आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा, तो उसमें ऐसे डिडक्शन जो कि ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो करवाएं चाहे तो ना करवाएं। नॉन डिडक्टिबल ऐसे हैं कि जो डिडक्ट नहीं कर सकते हैं उसमें से, और कुछ होते हैं कंपलसरी डिडक्शन जिसको किया ही जाता है चाहे कुछ भी हो। तो इसके बारे में भी रूल सस्पेंशन का जब हम चैप्टर लेंगे तब चर्चा करेंगे। 6 नंबर दिया हुआ है पेनाल्टीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी पेनाल्टीज़ के बारे में दिया हुआ है, माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी। तो इसमें 2 पार्ट है, माइनर और मेजर। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि माइनर पेनाल्टी किसके बोलेंगे और मतलब कौन कौन सी है। तो सबसे पहले लेते हैं कि माइनर पेनाल्टी में जो आती है सबसे पहले होती है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है दोस्तों निंदा करना। अगर आपने कोई ऐसा कृत्य किया है, कोई कंडक्ट रूल वायलेट किया है, तो उसके बारे में आपको चार्जशीट दी जाती है, और चार्जशीट के बाद आपकी चार्जशीट को फिर आप जब अपना स्टेटमेंट देते हैं डिफेंस में, और उसके बाद में आपको कार्य को निंदा करते हुए उसको सेंस्योर नाम से उसको शास्ति दी जाती है, चार्जशीट दी जाती है, तो उसको सेंस्योर बोला जाता है। इसमें किसी प्रकार का फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन चार्जशीट होती है ये। दूसरा है दोस्तों कि विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन ऑफ स्पेशल पीरियड। एक स्पेसिफाई पीरियड दिया हुआ रहता है कि 2 साल, 1 साल, 3 साल जो भी रहेगा, कि उस पीरियड के लिए आपका प्रमोशन को होल्ड कर दिया जाएगा, हेल्ड अप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कि 3 नंबर का इसमें दिया हुआ है कि जो आपकी नेग्लिजेंसी, आपकी लापरवाही, आपने के द्वारा जो कुछ रेलवे का कोई लॉस हुआ है, पेक्यूनरी लॉस हुआ है, फाइनेंशियली आर्थिक लॉस हुआ है, तो उसकी रिकवरी आपकी पेमेंट से पार्सली या फिर फुल्ली की जाएगी। उसके बाद उसका जो है 3 नंबर में चार्जशीट में दिया हुआ है, 3 नंबर की माइनर पेनल्टी में ये आता है। अब इसमें 2 पार्ट दिए और हैं। 3A का दिया हुआ है। 3A में जो है पास पीटीओ हेल्ड अप कर दिया जाएगा, तो इसमें पास पीटीओ या फिर दोनों चीज़ें हेल्ड अप कर दी जाएंगी। उसको किस रूल के हिसाब से किस तरह हेल्ड अप किया जाता है वो कभी फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट कभी वीडियो में। दूसरा आ जाएगा रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर बाय 1 स्टेज। किसी आप सेल में मान लो लेवल 6 में काम कर रहे हैं और आपका 10वें सेल में अगर आप हैं तो आपको एक स्टेज ब्रेक मतलब 9वें सेल का बेसिक आपको फिक्स कर दिया जाएगा, और वो जो है एक निश्चित पीरियड के लिए रहेगा। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एक स्टेज पे आपको रिडक्शन कर दिया जाएगा, लोअर स्टेज पे। नेक्स्ट आ जाएगा विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक कितना पर्टिकुलर पीरियड दिया रहेगा कि उस पीरियड के लिए आपका इंक्रीमेंट हेल्ड अप कर दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों स्पेसिफाइड पीरियड है, कोई पीरियड नहीं बताया गया है कि साल, 2 साल या 4 साल, 5 साल। तो ये सबसे अगर देखा जाए तो सबसे माइनर पेनल्टी में सबसे बड़ी पेनल्टी ये है। होने को माइनर है, लेकिन अगर कोई ऑफिसर आपसे खुन्नस रखता है, वो अगर आपका नुकसान करना चाहे तो इस पेनल्टी को लगाकर आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों मेजर पेनल्टी। सॉरी, मेजर पेनल्टी इसमें आ जाएगी 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक मेजर पेनल्टीज है। तो अगर आप पहले रिव्यू पर देख लेते हैं तो पेनल्टीज में आ जाएगी 5 से लेकर 9 तक है। 5 नंबर पे आ जाएगी कि रिडक्शन टू द लोअर स्टेज ऑफ टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जहाँ पर वहाँ 3 नंबर में उसको एक स्टेज पर बेक किया जा सकता है, यहाँ पर कितनी भी स्टेज उसको बेक किया जा सकता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। और भी कंडीशन है, ये फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, समझने के लिए ये इतना ही, ठीक है। रिडक्शन टू द लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस पे आपको रिडक्शन कर दिया जा सकता है इस चार्जशीट के अनुसार। 7 में आ जाएगा कंपलसरी रिटायरमेंट। 7 नंबर की चार्जशीट में कंपलसरी रिटायरमेंट मतलब फोर्सफुली आपको रिटायरमेंट दिला दिया जाता है। उसमें अलग कंडीशन है, उसमें कितना आपको पेंशन मिलेगी वो सब की चर्चा हम किसी वीडियो में करेंगे। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल कर दिया जाता है अगर एम्प्लॉय को सर्विस से, तो उस कंडीशन में कौन सी चार्जशीट लगाई जाती है, तो चार्जशीट नंबर 8 मतलब 8 नंबर की चार्जशीट लगाई जाती है मेजर पेनल्टी की। किस कंडीशन में क्या है वो सभी चीज़ें अलग अलग हैं। डिसमिजल फ्रॉम सर्विस, जब रिमूवल किया जाता है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं किसी और सर्विस के लिए, किसी और एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर डिसमिजल कर दिया जाता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते किसी और गवर्नमेंट सर्विस के लिए। तो ये दोनों में मेन बेसिक अंतर है, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 7 में आ जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होता है उसके बारे में रूल नंबर 7 में दिया हुआ है। 8 में दिया हुआ अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग को जो है कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, अथॉरिटी कौन रहेगी उसके बारे में दिया हुआ है। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट
रूल है, रूल नंबर 9, इसमें मेजर पेनल्टी के बारे में दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, 6 नंबर में दिया हुआ है पेनल्टीज, 9 में दिया है मेजर पेनल्टीज का। वहीं SF11 मतलब छोटी शास्त्री के लिए जो SF11 दिया जाता है वो SF11 है, और उसी 11 में रूल नंबर 11 में ही माइनर पेनल्टी के बारे में प्रोसीड्योर दिया हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। अब आ जाता है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट और फाइंडिंग। जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट में जो फाइंडिंग निकल के आएगी, जो भी आपकी गलती होती है जो भी, तो उस पर जो एक्शन लिया जाएगा वो रूल नंबर 10 के अनुसार लिया जाएगा। 11 में दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। SF11 जब मिलता है तो जो प्रोसीडिंग होती है वो रूल नंबर 11 के अधीन होती है। 12 में दिया हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, या जिसको स्पीकिंग ऑर्डर भी बोला जाता है, इन शॉर्ट में स्पीकिंग ऑर्डर बोल देते हैं। तो एक प्रकार डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो आपके ऊपर चार्ज लगाए हैं उसका एक स्पीकिंग ऑर्डर होता है, जिसका कम्युनिकेशन किया जाता है डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय। कॉमन प्रोसीडिंग दोस्तों, अभी तक 12 तक जो है प्रोसीडिंग चल रही थी वो थी इंडिविजुअल केसेस की। अब सीधा याद रखिए कि 13 नंबर में आने के बाद कॉमन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा ही जाता है कॉमन प्रोसीडिंग के लिए क्या क्या है, कौन सा रूल है। 14 में दिया हुआ है स्पेशल प्रोसीडियर इन स्पेशल केसेस। अब ये स्पेशल केसेस रूल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 में स्पेशल केसेस है 14, 1, 2 और 3। तो 14, 1, 2 और 3 क्या क्या है उसमें, उसके अधीन अगर आपके ऊपर चार्ज लगते हैं तो कोई इंक्वायरी नहीं होती है, सीधा आपको पनिशमेंट आता है, कोई इंक्वायरी नहीं की जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 14। 1, 2, 3 अलग कंडीशन है तीनों में। रूल नंबर 15 आ गई है कि प्रोविजन रिगार्डिंग रेलवे सर्वेंट लैंड टू स्टेट और गवर्नमेंट और ETC। मतलब ये 15 नंबर ये बोलता है कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं और डिप्यूटेशन पे आप कहीं और किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में गए हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको कोई प्रोसीडिंग करनी है तो ये रूल नंबर 15 में उसके बारे में दिया हुआ है किस तरह होगा। 16 में दिया हुआ है, प्रोविज़न दिए हुए हैं कि कोई ऑफिसर है या कोई एम्प्लॉई जो बाहर से रेलवे में डिप्यूटेशन पे आता है उसके लिए रूल नंबर 15 और 16 दोनों हैं। एक दिए हुए रेंट वाले के लिए, दूसरा बारों के लिए, ये याद रखिए, दोनों डेपुटेशन से रिलेटेड है। अब जो है रूल नंबर 17 से लेकर रूल नंबर 24 तक अपील के बारे में दिया हुआ है। जो अपील की जाती है, प्रोसीडिंग होने के बाद आपको चार्जशीट मिल गई, चार्जशीट के बाद NIP इशू हो गई, पेनल्टी लग गई आपके ऊपर, उसके बाद आप जब अपील करते हो तो उसके बारे में जो रूल नंबर 17 से लेकर 24 तक प्रोविज़न दिया हुआ है। रूल नंबर 17 देख लेते हैं। अब आपको अपील का एक प्रोविज़न तो दिया है, तो सबसे पहला जो रहेगा कि आप किस ऑर्डर के बारे में आप अपील नहीं कर सकते हो, उसके बारे में दिया रहेगा। बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिसके बारे में आप अपील नहीं कर सकते हो, नो अपील लाइज। दूसरा रूल नंबर 18 में आ जाएगा किसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं किसके लिए आप अपील कर सकते हो और किसके लिए नहीं कर सकते हो। जो 17 और 18 का है, तो पहले आप अपील नहीं कर सकते हो, 18 में आप अपील कर सकते हो। वहीं 19 नंबर में जो दिया है अपीलेट अथॉरिटी के बारे में दिया हुआ है। रूल नंबर 20 आ जाएगा दोस्तों, इसमें टाइम फ्रेम जो दिया हुआ है 45 डेज़ का, आपको जो टाइम लिमिट दी गई है उसी के बीच आप अपील कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में एक और रूल के तहत आपका जो अगर टाइम बीत जाने के बाद भी अगर आप अपील करते हो तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, बट इट इज डिपेंड अप टू द अपीलेट अथॉरिटी, अगर वो चाहे तो दे, अदरवाइज नहीं। कंटेंट जो दिया, अगर आप अपील करते हो तो आपका अपील में कंटेंट क्या रहेगा, मतलब आप उसमें कुछ ऐसा कुछ ना लिख के दें जब आप अपील करें कि नहीं तो कुछ भी लिख के दे देंगे, तो उसका एक बाकायदा फॉर्मेट और बस उसका एक मतलब देखा जाए तो एक मैनर दिया हुआ है कि उसी मैनर के अनुसार आप अपील कर सकते हो, तो वो रूल नंबर 21 में दिया हुआ है। रूल नंबर 22 में दिया है कंसिडरेशन ऑफ अपील। अपील पर आपका कंसिडरेशन ऑफिसर करता है नहीं करता है, उसके बारे में 22 में दिया हुआ है। वहीं अपन पहुँच जाते हैं रूल नंबर 23। तो 23 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर इन अपील, अपील के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में रूल नंबर 23 में दिया हुआ है। स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन गेजेटेड स्टाफ, तो जो ग्रुप बी में एम्प्लॉय चला जाता है प्रमोट होकर तो वो गेजेटेड स्टाफ हो जाता है, तो नॉन गेजेटेड के बारे में रूल नंबर 24 में दिया हुआ है स्पेशल प्रोविजन। अब ये 25 देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, आपने चार्जशीट मिली, NIP इशू हुई, आपने अपील की, अपील के बाद में फिर से आपको चार्जशीट में बढ़ा दिया या कम कर दिया जो भी है, फिर भी अगर आप अपने उससे संतुष्ट नहीं है तो रिवीजन के लिए दे सकते हैं। तो रूल नंबर 25 के अनुसार आप रिवीजन के लिए नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को फिर से रिवीजन के लिए दे सकते हो। वहीं 25A रिव्यू, अगर रिवीजन में भी आपका
लगता है कि फिर भी गलत हो रहा है तो 25A के अगेंस्ट उसका रिव्यू किया जा सकता है। तो ये दोनों 25 और 25A दोनों आफ्टर अपील, मतलब 24 तक तो अपील था, 25 और 25A आफ्टर अपील जो किया जाता है वो। अब देखिए कुछ मिसलेनियस ऑर्डर्स हैं, कुछ मिसलेनियस रूल्स हैं, उसको भी एक नज़र मार लेते हैं कि रूल नंबर 26 में क्या हुआ। सर्विस ऑफ ऑर्डर एंड नोटिस एंड ईटीसी, ये जनरली पूछे नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी जानकारी। 26A में आ जाएगा सर्विस ऑफ ऑर्डर नोटिस ईटीसी ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे बोर्ड और प्रेसिडेंट और रेलवे बोर्ड के बिहाफ जो ऑर्डर या जो भी इशू किए जाते हैं उसके बारे में 26A। वही 27 है पावर टू रिलैक्स टाइम एंड टू कंडोन डिले। अभी जैसा मैंने बताया दोस्तों कि अगर टाइम लिमिट आप निकल जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उसके बारे में जो दिया हुआ है वो है 27 में। इस रूल के आधार पर आपको उस केस को कंसिडर किया जा सकता है, बशर्ते वो डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर। 28 में दिया हुआ है कि सप्लाई कॉपी ऑफ कमीशन एडवाइस। कई केस ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनमें को डिसीजन लेने के लिए या कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कमीशन की एडवाइस की, तो उसको भेजा जाता है कमीशन की एडवाइस लेने के लिए, और रूल नंबर 28 के तहत भेजा जाता है। 29 में दिया हुआ अपील एंड सेविंग। वहीं 30 में दिया हुआ है रिमूवल ऑफ डाउट्स, अगर कोई डाउट्स है तो उसको कैसा रिमूवल किया जाएगा। नेक्स्ट 31 में दिया हुआ है राइट टू सबमिट पिटिशन टू द प्रेसिडेंट। सारी कंडीशन आपने रिव्यू में डाल दिया, रिवीजन कर ली, रिवीजन के बाद रिव्यू में डाल दिया, फिर भी आपका पनिशमेंट एज इट इज़ रहता है, तो आपके पास एक लास्ट राइट होता है कि आप यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन योर पिटिशन टू द प्रेसिडेंट फॉर फर्दर नेसेसरी जस्टिस। अगर आपको लगता है और प्रेसिडेंट के पास अगर भेजना चाहते हैं तो आप रूल नंबर 31 के तहत जो है आप अपना पिटिशन जो है प्रेसिडेंट को भेज सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सारे रूल्स के बारे में हम लोगों ने एक बेसिक उसका नाम देखा है कि किस रूल में क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ये सारे जो है मिसलेनियस में है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे रूल्स की जानकारी हो जाती है। मैं अपने वीडियो को अपने एंड की तरफ जाता हूँ, तो इसमें अगर आप लोगों को कोई चीज़ की जानकारी लेना हो, कांटेक्ट करना हो, किसी प्रकार से भी कोई हेल्प या कोई सजेशन आप देना चाहें तो आप इन सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट के थ्रू आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। और फॉलो करना चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग किसी और रूल पर चर्चा करेंगे। तो थैंक्स, और इसी तरह पढ़ते रहिए। और अच्छा होगा अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे भी खुशी होगी। और अगर आपको वीडियो, मेरी मेहनत और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी एक हौसला अफजाई मिलता रहे और मैं भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर होता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।